मैंने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किया था लेंस फार्मूला पे बेस्ड और लेंस मेकर फार्मूला पे बेस्ड। आज का मेरा नया टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। यानी कि जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में डिस्कस किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज के बारे में डिस्कस किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही मुझे आज के टॉपिक में रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म से रिलेटेड मुझे डिस्कस करना है। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग हम जानेंगे बच्चा कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता क्या है, ठीक। तो प्रिज्म क्या होता है बच्चा? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि बाउंडेड होता है 5 फेसेस से। किससे? 5 फेसेस से। यानी कि जो इसके सरफेसेस होंगे कैसे होंगे? 5 होंगे इसमें। जैसे आपने देखा था, जैसे मैं आप बना रहा हूँ आपको ट्रायंगल में, ट्रायंगल बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। अब इसको मैं फेसेस को मैं इस तरीके से मिला दे रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अब देखोगे बच्चा इसमें कितने फेसेस हैं। ये एक टाइप का क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा बच्चा। इसमें देखोगे आप तो एक फेस तो ये है, एक तो जो आपको फ्रंट में दिख रहा है ये जस्ट सामने, एक ये हो गया। ऐसे जब पीछे दिखेगा एक, दूसरा, दो हो गया। ऐसे बच्चे जब इस साइड देखेंगे ऐसे, ये और ये सरफेस देखेंगे तो एक सरफेस ये मिलेगा, एक सरफेस ये, तो ये 3 हो जाएगा और इसके पीछे वाले बच्चा ये वाला 4 हो जाएगा। और एक बेस मिलेगा आपको, जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ये बेस वाला पोर्शन, तो ऐसे मिलेगा इसकी क्या कि 5। यानी कि हमें कितना फेसेस मिला बच्चा? सरफेस मुझे कितना मिला यहाँ पर? सरफेस कितने यहाँ पर? 5 हैं। सरफेस कितने यहाँ पर? 5 हैं। यानी कि हम प्रिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चा? यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। अब प्रिज्म इज अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई व्हाट? कितने सरफेस की बात किया था मैंने? बाउंडेड बाई 5 प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस, समझ में आ गया? और आगे क्या बच्चा? कैसा शेप दिख रहा है आपको? फ्रंट से देख रहे हो कैसे? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के रूप में, विथ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका बच्चा जो क्रॉस सेक्शन आप सामने देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा? एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा। ये वन देखो ये, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहा हूँ? विथ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गया यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना है आपको बच्चा। क्या समझना है? कि अब जो ये मैंने बनाया हुआ है प्रिज्म में, ये जो 5 फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से कौन सा फेस क्या कहलाता है? किस फेस का क्या नाम है? पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं। इसको नेम दे देते चाहिए ए, इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट? दिस इज बी, दिस इज सी। और पीछे वाले को मैं बोल रहा हूँ बच्चे यहाँ पर ई डी एफ। तो आपको फ्रंट में क्या दिख रहा है बच्चा? फ्रंट में ट्रायंगल के रूप में ए बी सी दिख रहा है। बैक में ट्रायंगल के रूप में बच्चा यहाँ पे दिख रहा है डी ई एफ दिख रहा है, डी ई एफ, ठीक। अब देखो जो एक फेस दिख रहा है यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ, एक फेस दिखा रहा हूँ आगे इस टाइप से। देखो ये फेस दिख रहा है पीछे, इस फेस का देखो ए बी, ये बी है, ये ए है बच्चा, ये ई है, ये डी है। एक ये फेस दिख रहा है इस साइड से, जस्ट लेटर साइड देखो, साइड से ये, जैसे ये दिख रहा है ना, ये इस साइड से देखो तो आपको ए बी डी ई, यानी कि सरफेस बच्चा कैसे बन रहा है? कुछ इस तरह बन रहा है ए बी डी ई। ऐसे बच्चा फ्रंट इधर इस साइड से देखोगे तो, इस साइड से देखो क्या मिल रहा है मुझे? मुझे इस साइड से मिल रहा है फेस ऐसे। इसका नाम है ए सी ई एफ, दिख रहा है ये सरफेस। अब इन दोनों सरफेस को बोलते हैं बच्चा, यानी कि जो सरफेस मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सरफेस
यहाँ पे जो सरफेस बोल रहा हूँ, सरफेस हमने क्या नाम दिया बच्चा, ए बी डी ई एंड सरफेस ए सी ई एफ। देखो ए बी डी ई ए सी एफ ई, इन दोनों सरफेस को बोलते हैं बच्चा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कि जो प्रिज्म हमने पढ़ाया आपको कि प्रिज्म बच्चा कितने फेसेस से बाउंडेड होता है, 5 फेसेस से बाउंड होता है। जिसमें पांचों फेसेस का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, 5 फेस कौन कौन से हैं, उसको क्या बोला जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने जो सरफेस बात की बच्चा, जो लेटरल सरफेस दिख रहा है आपको, ये दोनों, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। ठीक, क्या नाम दे रहे हैं इसको हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको बच्चा हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस देते हैं। अब देखो, अब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसे बन रहा है बच्चा, ये ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिल रहे हैं, ये और ये और ये दिख रहा है। तो ये क्या, जो जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, ये जो लाइन ज्वाइंट हो रही है, ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है बच्चा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। इसको हम बाद क्या बोलते हैं, इसको बच्चा हम रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, दिस वन, यानी कि ए ई। यानी कि यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पर ए ई क्या है बच्चा, यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिंग एज बात कर रहे हैं। ए ई, ए यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। ए को हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। हमने यहाँ पे पहला फेस दिखा बच्चा, ए बी डी ई, मतलब ये फेस और ये फेस, क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेस बोलते हैं। और बच्चा जो जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहाँ पे मिल रहा है ये एज पे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। समझ में आ गया इतना चीज। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हो इसका एक बेस भी बन रहा है बच्चा, बी सी डी एफ। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पर बी सी डी एफ दिख रहा है, बी सी डी एफ। ये क्या है बच्चा, इस प्रिज्म को बेस बोलते हैं। इस प्रिज्म को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। इस प्रिज्म का ये क्या है, बेस है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या है, बेस। ठीक, अब आता है एक का टर्म्स और सीखना है मुझे। एक टर्म्स मुझे और क्या सीखना बच्चा, एक टर्म मुझे यहाँ पे ये सीखना है, जो ये सामने का फेस दिख रहा है बच्चा, ए बी सी, और इसके पीछे का सेक्शन देख रहा है बच्चा क्या, डी ई एफ। ठीक, ये जो ट्रेंगल की तरह दिख रहा है, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए बी सी, अगर इस एज के परपेंडिकुलर कट करूँ इसको, इस प्रिज्म को बच्चा इस एज के जस्ट परपेंडिकुलर कट करूंगा, तो मुझे एक सरफेस ऐसे दिखेगा, ये दिख रहा है, ए ए बी सी दिख रहा है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। इसका क्या नाम है बच्चा, हम इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। यानी जो आपको ये सामने से दिख रहा है, जैसे यानी कि ये एज है, ये एज है, इसी चीज पर परपेंडिकुलर कट करेंगे स्लाइस के रूप में ऐसे, तो जो सरफेस मिलेगा, क्रॉस सेक्शन सरफेस, जो क्रॉस सेक्शन सरफेस मिलेगा बच्चा, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे क्या, प्रिंसिपल सेक्शन। उसको क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे हर फेस के बारे में इंट्रो दिया है कि फर्स्ट फेस, ये फेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। ये एज जो बन रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। बाकी जो बच्चा दो और एक सरफेस क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और जो सामने का बोलते हैं, जो नीचे का बना हुआ है 5 नंबर का फेस बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, अब इसी को जब मैं मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए जो मैं डायग्राम यूज करूंगा, वो डायग्राम कौन सा यूज करेगा बच्चा, ये केवल सामने वाला यूज करूंगा मैं। कौन सा यूज करूंगा, सामने वाला, ए बी सी। यानी जब मैं एनालिसिस करूंगा, मैथमेटिकल एनालिसिस करूंगा, तो मैं कौन सा एज यूज करूंगा यहाँ पर, ये दिस वन। इस एज में ये प्रिंसिपल सेक्शन को लेकर मैं सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बच्चा, ए बी सी। अच्छा, एक चीज और छूट गया इसमें, देख लो, ये जो बच्चा, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड है, जिस एंगल पे ये क्या है, इंक्लाइंड है, इसको बोलते हैं बच्चा रिफ्लेक्टिंग एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल। यानी कि वो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी बच्चा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग
रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल, या इसको सिंपली बोलते हैं बच्चा क्या? सिंपली नोन एज, आल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख लो, आल्सो नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि यूजुअली आप नाम देखो बच्चा इसका क्या? एंगल ऑफ, यानी जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। तो मैंने हर चीज को एक एक चीज मैंने लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश किया हुआ है इसमें, कि प्रिज्म के बारे में इंट्रो किया है कि प्रिज्म होता क्या है। अब प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी चीजें हैं, सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर, कि कौन सा सरफेस का नाम क्या है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चा, जब किसी प्रिज्म से लाइट इंसिडेंट होता है तो कितना डेविएशन होता है उसमें, उसी डेविएशन के बारे में मैं पूरा डिस्कशन करूंगा इससे रिलेटेड। उस डेविएशन का मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालूंगा, और वो डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा। हम हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो पहली चीज हम डिफाइन करेंगे ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा बच्चे? यहाँ पर एक प्रिज्म बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक प्रिज्म बना रहा हूँ। अच्छे देखो, सब कुछ डायग्राम में ही है, जितना अच्छे से आपको डायग्राम समझ में आ रहेगा उतनी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में भी आएंगी। अब देखो बच्चा, मैं एक रे ले रहा हूँ, एक मोनोक्रोमेटिक रे ले रहे मोनोक्रोमेटिक एक रे कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि इस पे बच्चा एक किसी ऑब्लिकली किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है ऑब्लिकली, और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसको मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसको कुछ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये नॉर्मल हो गया इस सरफेस पे। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है बच्चा ये लाइट रे, इसको बोल रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस वन। अब आपको पता है लाइट इज गोइंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे एयर है, ये ग्लास मीडियम है बच्चा। ग्लास मीडियम में जाता है तो लाइट क्या करता है? लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो नाम हमने दिया, यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ पहले, ए बी सी। ए बी सरफेस पे गिरा बच्चा, तो लाइट फर्स्ट टाइम क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। यानी जब फर्स्ट सरफेस पे गिरा तो लाइट क्या हुआ बच्चा? इसका रिफ्लेक्शन हुआ। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने आई मान लिया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने क्या मान लिया? R1। ठीक, अच्छा इसको मैं I1 भी बोल सकता हूँ, इसको चलो I1 ही मान लेता हूँ। अब बच्चा जब इस सरफेस करेगा, इस सरफेस से सेकेंड सरफेस जब इंसिडेंट होगा, तो इसके लिए नॉर्मल मैं इसलिए बना दे रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल इसके लिए हो गया। ठीक, अब देखो, जब लाइट इंसिडेंट होगा, मान लेते किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, जो बोल रहा हूँ R2। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? R2। इस सरफेस के लिए, एसी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे बिहेव करेगा? R2 की तरह। अब यहाँ से लाइट बच्चा कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है, तो क्या नॉर्मल से अवे हो जाएगा, यानी कि इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लाइट बेंड हो जाएगा। और मान लेते बच्चा, इसको हम बोल देते हैं जिस एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ, डेविएट हुआ फ्रॉम द नॉर्मल, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलूंगा। इसको मैं बोल रहा हूँ I2। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? I2। यानी कि I1 क्या है यहाँ पर? I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 यहाँ पे जो बोल रहा हूँ बच्चा, देखो फाइनली लाइट क्या हो रहा है? इमर्ज आउट हो रहा है पूरे मीडियम से, इसलिए इसका नाम क्या बोल रहा हूँ बच्चा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल रहे हैं। ठीक, वेयर R1 क्या है यहाँ पर? R1 को मैं बता दे रहा हूँ, R1 यहाँ पे क्या है बच्चा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फ्रॉम द सरफेस
ए। R2 क्या है बच्चा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है इनसाइड केस में, तो यहाँ पे बोलूंगा बच्चा ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोल रहा हूँ इसको फॉर द सरफेस AC। AC के लिए ये R2 बोल रहा हूँ, ये जो ऐसे जो इक्विवेलेंट होगा किसके बच्चा, ये बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर AC, यानी कि AC कैसे एक्ट करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह बिहेव करेगा, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मैं सरफेस का मीडियम के केस में ले रहा हूँ, इसको रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन जब अच्छा AC में इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाएगा। थ्रू आउट द मीडियम की बात करूंगा तो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन जब सेकेंड सरफेस की बात कर रहा हूँ तो ये कैसे बिहेव करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह बिहेव करेगा। और जो बच्चा जो फाइनल लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मल से इतना डिविएट होके, उसको हम क्या बोलेंगे, हम एंगल ऑफ इमर्जन बोलेंगे। ये पूरा मैंने क्या कहाँ पे माना है ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखो बच्चा नाम आता है कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको मैं बोल दे रहा हूँ ओ क्यू, जहाँ पे रिफ्लेक्ट बच्चा आर, ओ क्यू आर, इसको ऐसे बोल दे रहा हूँ। बात समझ में आ गया यहाँ पर। तो जो इंसिडेंट रे है बच्चा उसको ओ क्यू बोल रहा हूँ, इनसाइड द मीडियम जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चा उसको बोल रहा हूँ क्यू आर, और जो लाइट फाइनली इमर्ज आउट हो रही है बच्चा उसको हम बोलते हैं हम आर एस। ठीक, अब देखो अब बारी आती है बच्चा डिफिनीशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन की। डिफिनीशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन का मुझे डिफाइन करना है। तो जो जहाँ पे ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल N1, दिस इज द नॉर्मल N2 ऑन द सेकंड सरफेस, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बोल देना बच्चा M। दोनों नॉर्मल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, M बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ, कैपिटल M। ठीक, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। इफ वी प्रोड्यूस this this incident ray forward, if we produce this incident ray forward direction and the emergent ray in backward direction, अगर बच्चा इंसिडेंट रे को और फॉरवर्ड को, इंसिडेंट और इमरजेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ दोनों का दोनों रे, यानी कि दिस द प्रोड्यूस लाइन of incident ray and this is the produced line of the emergent ray are intersecting at an angle delta। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पर डेल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा, कुछ इस तरीके से डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं हम, क्या रीड करेंगे, इसको हम डेल्टा रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, हम डेल्टा रीड करेंगे। ठीक है, अब ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं बोल दे रहा हूँ बच्चा, क्या इसको बोल दे रहा हूँ P। इसको क्या बोल दे रहा हूँ, इसको मैं P। अब देखो जब ये फर्स्ट सरफेस से जा रहा था तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट हुआ, इसको बोल रहा हूँ बच्चा क्या, डेल्टा हुआ। जब जब सेकेंड सरफेस से इमरजेंट हुआ तो ये अपने पाथ से कितना डिविएट हुआ, डेल्टा 2। जो फाइनली डेविएशन हो रहा है ओवरऑल डेविएशन जो हो रहा है बच्चा उसको क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा। जो फर्स्ट सरफेस से हो रहा है, फर्स्ट सरफेस हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा। जो सेकेंड सरफेस से हो रहा है बच्चा, जो सेकेंड सरफेस हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा 2। फर्स्ट सरफेस में डेल्टा 1 बोल रहा हूँ, सेकेंड सरफेस से डेल्टा 2 बोल रहा हूँ। अब देखो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो डेल्टा है यहाँ पे ओवरऑल, यानी कि इस पूरे प्रिज्म से फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस पूरा टोटल जो यहाँ पे डेविएशन देखने को मिल रहा है बच्चा, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। इसी को हम क्या नाम देते हैं बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। तो कैसे मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन को, आइए देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, यहाँ पे मैं एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप देखोगे डायग्राम में बच्चा कि व्हेन वी प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे फॉरवर्ड and when we produce emergent ray in backward, they intersect at a point P and make an angle delta. जिस delta is known what, angle of deviation। तो मैं इसी के साथ से लिख रहा हूँ यहाँ पर, when we produce when we
प्रोड्यूस इंसिडेंट रे, जिसका नाम मैंने क्या लिया बच्चा, ओ क्यू, प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमरजेंट रे बैकवर्ड बोल दिया। इसका क्या नाम है बच्चा, इमरजेंट रे का आर एस, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं आर एस, बैकवर्ड। देन दे intersect at an angle angle. This angle is known as what बच्चा, इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। दिस एंगल इज नोन एज व्हाट, नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, प्रोड्यूस बाय किसकी तरह बच्चा, प्रिज्म। यानी जो ओवरऑल बच्चा डेविएशन देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, डेल्टा। कितना मिल रहा है यहाँ पर, डेल्टा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चा, व्हेन वी प्रोड्यूस द इंसिडेंट रे फॉरवर्ड एंड व्हेन वी प्रोड्यूस द इमर्जेंट रे बैकवर्ड, दे इंटरसेक्ट एट एन एंगल। किसी एक एंगल पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं फाइनली। तो इसी को डेल्टा को क्या बोलते हैं बच्चा, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो मैं यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखा हूँ वो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चा फर्स्ट सरफेस से या सेकंड सरफेस से है। तो मुझे इसके लिए नहीं पढ़ना है, मुझे ओवरऑल कितना डेविएट कर रहा है रेज को प्रिज्म, हम उसके लिए पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चा, इसी डेल्टा के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेशन निकालूंगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चा क्या, एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा के एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या क्या चीजें करूंगा यहाँ पे, आइए पहले डायग्राम में समझ लेते हैं। सब कुछ देखो डायग्राम में ही है, जितना आप समझोगे सब कुछ डायग्राम से ही आएगा। जितना मैं मैथमेटिकल चीजें लिखूंगा सब डायग्राम से लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात करूँ बच्चा, इफ वी टॉक अबाउट ट्रायंगल, किसकी बात करूँ बच्चा, मैं ट्रायंगल की बात करूँ। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूँ, ऐसे बन रहा है, और ये लाइन हमारा क्या बच्चा, ये प्रोड्यूस लाइन है। ये क्या है, प्रोड्यूस लाइन है। ये भी क्या है, प्रोड्यूस लाइन है। देखो यहाँ पर ये मैं ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर क्यू पी आर। देखो हर एक चीज में अलग अलग सेपरेट में करके समझा रहा हूँ, कोशिश पूरी है कि आपको समझ में आए वीडियो में। तो मैंने देखो बच्चा क्यू पी आर दिखा, क्यू पी आर दिखा आपको। तो ये एंगल आपको क्या दिख रहा है बच्चा, डेल्टा दिख रहा है। और ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, डेल्टा 1 दिख रहा है। और ये एंगल आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा। क्या इस ट्रायंगल के लिए ये डेल्टा एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, इस पूरे ट्रायंगल के लिए बच्चा डेल्टा क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। और हमने आपको सिखाया है पहले स्टार्टिंग वीडियो में कि बच्चा जो एक्सटर्नल एंगल होता है डेल्टा, वो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि क्या मैं यहाँ से डायग्राम से इस डेल्टा को डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो मैं पहला एक्सप्रेशन ले रहा हूँ बच्चा यहाँ पर, फ्रॉम द डायग्राम बच्चा किसमें ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल क्यू पी आर। दिख रहा है ट्रायंगल क्यू पी आर, दिस वन क्यू पी आर। क्यू पी आर से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पर, we can write here delta is equal to delta 1 plus delta 2. This is equation number first. This is the equation number what, first. delta is equal to delta 1 plus delta 2. अब मुझे बच्चा यहाँ पे delta 1 निकालना है, delta 2 की वैल्यू निकालना है। अब देखो delta 1 delta 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ समझते हैं रफ वर्क में। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये इंसिडेंट रे है बच्चा, ठीक। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो ये इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट का रे क्या नाम है, ओ क्यू। और ये प्रोड्यूस लाइन बच्चा क्या है, पी है ना। अब देखो दूसरी लाइन में क्या बना रहा हूँ बच्चा, ये नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल।
और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है एट द सरफेस ए बी। इस ए बी बच्चा एट द पॉइंट बी पे क्या है, रिफ्लेक्टेड है। अब ये बोल रहा हूँ मैं कितना है, डेल्टा वन है, ये आर वन है, और ये पूरा एंगल कितना मैंने माना बच्चा, आई वन। क्या ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चा, और हमने बताया था जब लाइट ऑब्लिकली एक दूसरे इंटरसेक्ट करता है उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट क्या इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर आई वन इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, लिख सकता हूँ यहाँ से। यहाँ से डेल्टा वन निकालूंगा तो मुझे क्या आएगा, आई वन माइनस आर वन आ जाएगा। ये पहली बात समझ में आया। एट द सरफेस ए बी, फर्स्ट सरफेस पर ए बी पे एट द पॉइंट क्यू पे मैंने डिस्कस किया, तो ऐसे मुझे क्या आ रहा है, डेल्टा वन इक्वल टू आई वन माइनस आर। अब ऐसे ही बच्चा अगर मैं डिस्कस करूँ किसके बारे में, अगर मैं डिस्कस करूँ इस लाइन के लिए एट द सरफेस ए सी, एट द सरफेस ए सी, अगर एट द सरफेस ए सी बात करूँ तो यही लाइन आगे आ रहा है। हाँ, यही लाइन आगे आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखो ये प्रोड्यूस लाइन है बच्चा, दिस इज द प्रोड्यूस लाइन। हाँ, और ये क्या है, इमरजेंट रे है, और ये क्या बच्चा इस पे नॉर्मल है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये कितना है, डेल्टा टू है, ये कितना है, आर टू है, ये कितना है बच्चा, आई टू। क्या इसके केस में भी दो ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस एंड दिस। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। बच्चा एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दिख रहा है, दिस लाइन, दिस लाइन। तो यहाँ से भी मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर डेल्टा टू प्लस आई टू इक्वल टू, सॉरी आई आर टू ना, डेल्टा टू प्लस आर टू इक्वल टू आई टू लिख सकते हैं। देखो डेल्टा टू प्लस डेल्टा टू प्लस आर टू क्या लिख सकते हैं, आई टू। तो मुझे यहाँ से आई टू निकालूंगा, या नहीं डेल्टा टू निकालूंगा ना, यहाँ से मैं बच्चा डेल्टा टू निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या यहाँ पर, आई टू माइनस आर टू, आई टू माइनस आर टू। मैं यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, आई टू माइनस आर टू मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से मुझे देखो वी गेट हियर फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ लिखूंगा बच्चा, फ्रॉम द डायग्राम वी हैव, मेरे पास क्या है बच्चा, मेरे पास क्या है बच्चा, डेल्टा वन इक्वल टू है आई वन माइनस आर वन है, और डेल्टा टू कितना बच्चा, आई टू माइनस आर टू। कैन वी पुट हियर दिस वैल्यूज, तो डेल्टा इक्वल टू मिल जाएगा बच्चा आपको आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। आई होप आपको समझ में आएगा, एक एक चीज मैंने अलग अलग से समझाया हुआ है। तो मैं कैसे लिख दिया बच्चा इसको, डेल्टा वन के स्थान पे आई वन माइनस आर वन, कैसे लिख दिया आई टू माइनस आर टू, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, मैंने कैसे लिख दिया चीज, ठीक, दिस वन। अब देखो, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ बच्चा। आफ्टर रीअरेंजिंग इट वी गेट हियर डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, माइनस कॉमन लेंगे बच्चा यहाँ पर, तो मुझे मिल जाएगा आर वन प्लस आर टू। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द डेल्टा, फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द डेल्टा, ये मिल गया हमको। इस इक्वेशन को मैं बोल रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने क्या नाम दिया बच्चा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर से देखो बच्चा, अब मुझे यहाँ पे आर वन प्लस आर टू निकालना है। एक्चुअली मुझे क्या निकाला बच्चा, ये रिलेशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस, और जो इनसाइड द सरफेस है बच्चा, इनसाइड द मीडियम है जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन। लेकिन मुझे एक्चुअली रिलेशन किस में निकालना है बच्चा, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ए, यानी कि ए क्या है बच्चा, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलूंगा, या ऐसे बोलूंगा एंगल ऑफ प्रिंसिपल, और किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक। यानी कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यानी इस इक्वेशन को मैं कैसे मॉडिफाइड करता हूँ, फिर से मैं चलता हूँ डायग्राम पे। देखो बच्चा, फिर से चलता हूँ मैं डायग्राम पे। अगर अब आप डायग्राम को क्या मिल रहा है यहाँ पर, इन द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल क्यू आर एम, देखो क्यू आर एम, क्यू आर एम, क्यू आर एम। तो इसमें आप देखोगे क्या बच्चा, यहाँ पर मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यू आर में इन ट्रायंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम। अब अगर मैं जोड़ूंगा बच्चे यहाँ पर आर वन प्लस आर टू प्लस जो एंगल एम है, ये तीनों मिलके कितने हो गए, 180 हो गए।
क्या यहाँ से एंगल एम निकालूंगा, क्योंकि मुझे इस एंगल के बारे में नहीं पता है। इस एंगल को जब चाहे लिखूंगा यहाँ पर डेल्टा एम इक्वल टू, तो 180 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। इस एंगल एम कैन बी रिटन एज 180 माइनस R1 प्लस R2। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से एक लाइन, फ्रॉम द ट्रायंगल क्यू आर एम, मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, एंगल एम इक्वल टू कैन रिटन एज 180 माइनस R1 प्लस R2। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी बात देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम अब देखो, मैं अगर क्वाड्रिलेटरल में ए क्यू एम आर की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, ए क्यू एम आर, दिख रहा है इसमें। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बच्चा, दिस एंड दिस, यहाँ पे ठीक, देखो ये एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ए क्यू एम आर क्यू, यहाँ से मुझे मिलेगा बच्चा जो ये एंगल है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है और जो एम है, अपोजिट एंगल्स, जो किसी क्वाड्रिलेटरल बच्चा जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ए और एंगल एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल बच्चा जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं कितने सम होते हैं, सम कितना होता है, 180 होता है। इसी कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट हियर also in quadrilateral AQMR, देखो नेमिंग में बता दी बच्चा, AQRM दिख रहा है आपको, तो मैंने यहीं पे लिखा है यहाँ पर AQMR। यहाँ से बच्चा मैं क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस एंगल M इक्वल टू 180। कैसे बच्चा, सम ऑफ द अपोजिट एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, इक्वल टू 180 होता है। उसी के कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा है। अब देखो एंगल क्या है बच्चा, एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म है, और एंगल एम क्या है यहाँ पर 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। तो 180 से कट जाएगा बच्चा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा हमारे पास ए माइनस ब्रैकेट बच्चा R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। यहाँ से ए क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2। यानी कि मुझे एक रिलेशन मुझे यहाँ से क्या मिला बच्चा, कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक रिलेशन मुझे ये मिल गया, ये इक्वेशन में बोल रहा हूँ बच्चा 4। यानी कि मैं अभी आगे आने वाले समय में मैं जो भी डिराइव करूंगा आगे, अभी मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। यानी कहने का मतलब इस पे न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको, इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है इस पे न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको, और इसका मैं थ्योरी में यूज भी करूंगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, जो ए है बच्चा एंगल ऑफ प्रिज्म का एक फार्मूला निकल आया, क्या होता है R1 प्लस R2 ठीक। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो बच्चा, फोर्थ इक्वेशन को देखो, क्या मैं R1 प्लस R2 के स्थान पे क्या मैं ए लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस इक्वेशन and this equation we can write here I1 plus I2 equal minus of A. So from this we can write here, from equation second and fourth, we can write here delta is equal to I1 plus I2 is equal to minus of A. This is the relation between the angle of deviation, angle of freeze और angle of emergence में क्या हो गया रिलेशन। अच्छा, from this formula we can conclude that what delta depends on angle of प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बच्चा, उसी हिसाब से मुझे एंगल ऑफ क्या मिलेगा, इमरजेंस मिलेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस मिलेगा। यानी कुल मिला के बच्चा किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है,
डेल्टा बच्चा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड किया और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड किया। ठीक, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन लिखूंगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एंड ए, और बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बीच में क्या है, रिलेशन है, और इसी बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। एक प्रिज्म द्वारा बच्चा टोटल कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है, उसके लिए मुझे क्या नहीं मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। यानी हमें फार्मूला में क्या मिला बच्चा, यहाँ पर इसमें फार्मूला मुझे मिला कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए। समझ में आ गया यहाँ पर, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने एक एक स्टेप अच्छे से बताने की कोशिश किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा एक एक चीज। अब मैं बच्चा मैं नेक्स्ट चीज मैं इसमें क्या डिस्कस करूंगा, ये तो डेल्टा निकला है, मुझे क्या निकला है यहाँ पर, डेल्टा निकल आया कि डेल्टा मैंने क्या क्या निकालना है यहाँ पर। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, मुझे एक्चुअली निकालना क्या है यहाँ पर, एक्चुअली अब निकालना है मुझे कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मुझे क्या निकालना है बच्चा, मुझे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो उसके पहले मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, या इसी डायग्राम में यूज कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये डायग्राम हमने बना रखा था, ये डायग्राम पूरा हमने क्या किया था बच्चा, बना रखा था। इसको मैंने बोला था ओ, दिस इज ओ, दिस इज एस, दिस इज बी, दिस इज सी, और इसको मैंने बोला था बच्चा n1, इसको मैं बोला था नहीं, ये n1 माना था ये, इसको क्या माना था n2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पूरा डायग्राम था। अब बच्चा यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट सरफेस पे जो हम अगर मैं यूज करता हूँ स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट सरफेस, मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल दूँ यहाँ पर, एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन, एक्सप्रेशन फॉर द, नेक्स्ट हेडिंग इसी में रहेगा बच्चा क्या, एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन, एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, क्या क्या कैसे मैं क्या कंडीशन अप्लाई करूंगा कि यहाँ पे मुझे मिनिमम डेविएशन मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा बच्चा, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या रहेगा कि अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूंगा, एट द फर्स्ट सरफेस, इफ यू राइट द स्नेल लॉ फॉर द फर्स्ट सरफेस, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर द फर्स्ट सरफेस, फॉर द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस में बात करूंगा बच्चा, तो देखो स्नेल लॉ क्या मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है यहाँ पर I1 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बच्चा यहाँ पर I1 है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है R1 है। समझ में यहाँ पर, तो ये क्या होता है बच्चा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि मैं सिंपली इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या, म्यू अभी बोल, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, एट द सेकंड सरफेस बात करूँ बच्चा, तो एट द सेकंड सरफेस बात करूंगा, तो स्नेल लॉ लगाऊंगा बच्चा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बन जाएगा यहाँ पर, R2 बनेगा, R2 बनेगा यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है सेकंड सरफेस पे R2, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या बच्चा I2 है। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिव, ये μ1 है, ये μ1 है, और इसका बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 बोल रहा हूँ। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा रिफ्लेक्शन कहाँ कर हो रहा है, एयर मीडियम हो रहा है, यानी कि एयर में हो रहा है, सपोज कि एयर है, तो ये कैसा है, ग्लास है, कैसा है, ग्लास है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ कर हो रहा है, μ1, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बनेगा बच्चा क्या हो जाएगा, म्यू विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड। हमने बोला था बच्चा कि जो μ21 है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिबिलिटी कैन बी रिटन एज μ1 2। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ बच्चा यहाँ पर देखो, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन μ21, ये क्या होगा बच्चा, साइन R2 अपॉन साइन I2। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू μ21, ये इक्वेशन नंबर
सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से लिखूंगा, क्या मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ बच्चा? फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, देखो ये भी μ2 1 है, ये भी μ2 1 है, दोनों को इक्वेट कर दूं। अगर दोनों को मैं यहाँ पे इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा बच्चा μ2 1 इक्वल टू साइन I1 अपान साइन R1, ये इक्वल होगा बच्चा साइन I2 अपान साइन R2। बात समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इफ यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ बच्चा, इफ यहाँ देखो डायग्राम अगर यहाँ पे मैं एक प्लेन मिरर रख दूँ, अगर सपोज हम एक आपको समझाने के लिए एक प्लेन मिरर रख दूँ यहाँ पर, आपको समझाने के लिए बच्चा यहाँ पे सपोज एक प्लेन मिरर क्या रखूँ, यहाँ पर एक प्लेन मिरर सपोज। तो अगर ये लाइट अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा होगा तो बच्चा ये लाइट क्या हो रहा है, इस तरह से रखूंगा प्लेन मिरर, इस पे नॉर्मली कैसा इंसिडेंट, नॉर्मली इंसिडेंट, तो उस केस बच्चा लाइट क्या होगा, उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से, यानी कि ये रे क्या बन जाएगा, इमर्जेंट बन जाएगा, ये रे क्या बन जाएगा, इंसिडेंट बन जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड बन जाएगा। यानी कुल मिला के जब इसके पाथ पे बच्चा हम क्या रखते हैं, एक प्लेन में रखते हैं, और इस तरीके से लाइट इमरजेंस जो इमरजेंट रे है इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है रे, यानी कि यहाँ से इमरजेंट, उस केस में ये रे इंसिडेंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट ऑफ, ये रिफ्लेक्टेड इमरजेंट रे बन जाएगा, ये इंसिडेंट रे, उस केस बच्चा ये I2 क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा, और I1 क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जन बन जाएगा। यानी कि इस केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर मैंने केवल इसको समझाने की कोशिश किया है बच्चा यहाँ पर, कि मैंने बोला कि अगर ये इंसिडेंट होगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इफ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, कैसे मैंने बराबर करके लिखा, क्या समझाया मैंने यहाँ पर, बराबर क्यों लिखने का रीजन क्या है, अगर बच्चा ये लाइट को मैं यहाँ से इधर से पास कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं रिफ्लेक्ट बैक कर रहा हूँ प्लेन मिरर का, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा I2, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करके स्पेशल केस में बच्चा मैं बोल रहा हूँ कि मान लो बच्चा कि I1 बराबर I2 है, उस केस में इक्वेशन देखो क्या बनेगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन I1 अपान साइन R1 इक्वल टू साइन I1, देखो I2 के साथ क्या हो जाएगा, I1 रख दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन R2, देखो ये कट जाएगा पूरा पूरा, मुझे मिल जाएगा बच्चा साइन R1, यहाँ मुझे मिल जा रहा है साइन R1 इक्वल टू साइन R2, ठीक। अब इस केस में हमने बताया था अगर ऐसा होता है तो मैं एंगल से कंपेरिजन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, R1 बराबर R2, यानी कि जब बच्चा कब जब बच्चा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल ऑफ जो R1 है बच्चा R2 के बराबर हो जाएगा। अब इस केस में मुझे जो डेविएशन मिलेगा यहाँ पर, इन दिस केस जो यहाँ पर बच्चा डेविएशन मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, मुझे कैसा मिलेगा, मिनिमम, कैसा मिलेगा यहाँ पर, इस केस में ये इंप्लाई करेगा बच्चा, इन दिस केस वी गेट हियर मिनिमम डेविएशन, क्या मिलेगा यहाँ पर, इस केस में जब मुझे यहाँ पर जो डेल्टा है क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, जब I1 बराबर R2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो ये बेस है, जो एंगल है, यानी जो बेस है बच्चा, जो ये रिफ्लेक्टेड है QR, ये पैरेलल होगा किसके, बेस ऑफ दी प्रिज्म। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर ऐसा ये चीज मिल जाएगा मुझे, एक चीज और यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, अगर ये चीज ऐसा मिल जा रहा है तो क्या इंप्लाई कर रहा था, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, ये इंप्लाइज कर बच्चा जो हम ये रे है, दिस रे QR, ये पैरेलल रहेगा किसके, BC के, जस्ट पैरेलल रहेगा किसके, BC के, मैथमेटिकली मैं लिखूं दिस इज पैरेलल टू द BC, यानी कि बच्चा बेस के जो रिफ्लेक्टेड है इनसाइड द मीडियम, वो किससे पैरेलल हो जाएगा, किसके, BC, कब, जब I1 बराबर I2 जाएगा। इस केस में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इस केस में मुझे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, यानी कि मैं यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा क्या, कि फॉर द मिनिमम डेविएशन तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, I1 बराबर क्या होगा, I2 होगा,
और दिस इम्प्लाइज R1 बराबर R2। ये मैंने कैसे लिखा, ये पूरा मैंने पहले डिस्कस किया है कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। हमें जो कंडीशन यहाँ अप्लाई करता है फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, तो R1 बराबर R2 में कैसे लिखता, मैं इस तरीके से यहाँ लिखा हूँ। पहले तो मैं आपको समझाया हूँ कि कैसे मिनिमम डेविएशन मुझे अकर होगा, किस एंगल के लिए, क्या है, कैसे है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा मिनिमम का मैं एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात। तो फॉर द मिनिमम डेविएशन वी कैन राइट हियर I1 बराबर I2, दिस इंप्लाइज R1 बराबर R2। ठीक है, ये पूरा मैंने ऊपर डिस्कस किया है अच्छे से। वीडियो पॉज करके लिख कर तब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा। इस केस में बच्चा मेरे पास जो रिलेशन था डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन, ये जो रिलेशन था हमने रिड्यूस किया था बच्चा यहाँ पर, व्हाट रिड्यूस किया था मैंने, क्या I1 प्लस I2, और यहाँ पे मैंने ये रिड्यूस किया था। ठीक, मुझे क्या मिला था यहाँ बच्चा रिड्यूस करने पर, मुझे यहाँ पे ये मिला था डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए। तो मिनिमम डेविएशन के लिए बच्चा मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा मीन इक्वल टू I1 प्लस I2, ये बच्चा क्या बराबर है, तो मैं यहाँ पे I प्लस आई लिख सकता हूँ, इसी को मैं I बोल दे रहा हूँ, इसी को मैं बोल रहा हूँ R। तो I प्लस माइनस ऑफ ए, तो यहाँ डेल मीन हो जाएगा बच्चा क्या 2 टाइम्स I माइनस, डेल मीन क्या बच्चा 2 टाइम्स I माइनस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से बच्चा देखो और क्या जानते हो, आल्सो, आल्सो मैंने अभी डेरिवेशन किया था ए बराबर R1 प्लस R2, ए बराबर R1 प्लस R2, तो यहाँ से बराबर कर दूंगा मैं इसको R प्लस R, तो यहाँ से बच्चा मिल जाएगा ए बराबर 2 टाइम्स R, ए बराबर 2 टाइम्स R। एक तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया, मैंने बोला था ना अभी कि मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगा अभी, और मैंने इसको भी यूज किया, तो मुझे यहाँ से बच्चा मिल गया ए बराबर 2R, यहाँ डेल्टा में क्या हो गया 2I माइनस ए, यानी दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये क्या है ए बराबर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन केस में ए बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I माइनस ए, 2I माइनस ए। ठीक, ये बात समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है बच्चा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या रिलेशन हो जाता है 2I माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा ए बराबर 2R। अच्छा, इन दोनों से अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूँ, तो मुझे मिलेगा क्या बच्चा डेल्टा मीन, ये एम स्टैंड बाय एम ना, केवल एम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए अपान क्या हो जाएगा 2, देखो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, डेल्टा मीन प्लस ए हो जाएगा इसका अपान 2, तो मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मुझे क्या हो जाएगा आई बराबर दिस वन। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ से मुझे आर बराबर क्या हो जाएगा ए बाई, आर बराबर क्या हो जाएगा ए बाई 2। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर द मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ मैं लिखूंगा एन बराबर, for the according to the Snell law, according to Snell law, आपको पता है बच्चे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट व्हाट, यानी कि मैं अगर बोलूँगा इसको मैं सिंपली बोल दूँ क्या, इसको मैं सिंपली बोल दे रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए मुझे मिलता है क्या साइन आई अपान साइन आर, ये तो फॉर्मूला मिलेगा मुझे, हाँ साइन आई अपान क्या मिल जाएगा साइन आर। तो अभी अभी मैंने क्या निकाला बच्चा, आई की वैल्यू क्या निकाला है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर की वैल्यू में क्या निकाला है ए बाई 2, मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन गेट हियर म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई, अब ये जो रिलेशन मिला इसको बोलते हैं बच्चा प्रिज्म फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं
दिस इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला। दिस इज नोन एज व्हाट, प्रिज्म फार्मूला। ये क्या है बच्चा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म फार्मूला। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर पूरा कि मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस किया है। पहली डिस्कस किया बच्चा क्या, मैंने पहली चीज डिस्कस किया है, पहली चीज डिस्कस किया बच्चा यहाँ पे क्या, कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म होता क्या है, पहला डिस्कस। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड है बच्चा इसका, कि प्रिज्म होता क्या है। मैंने प्रिज्म को डिफाइन किया है प्रॉपर तरीके से। प्रिज्म में किस किस सरफेस को क्या बोलते हैं, मैंने इसको बताने की कोशिश किया है। फिर सेकंड केस में बच्चा मैंने क्या किया है, कि जो अगर कोई लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है तो अपने अंदर कितना डेविएशन पैदा करता है, उस डेविएशन के लिए बच्चा मैं यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला हूँ, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए। ठीक, फिर मैंने क्या डिस्कस किया बच्चा, कि अगर अगर ये जो डेल्टा है मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम डेविएशन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चन बनाकर, और इस पे डेविएशन भी पूछा जा सकता है। मोस्टली चांसेस रहता है न्यूमेरिकल पूछने के, मोस्टली चांसेस क्या न्यूमेरिकल पूछने के, कि सब कुछ दिया रहेगा, पूछेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो मैं उसके लिए बच्चा मिनिमम डेविएशन भी पूछ सकता है, कि इस प्रिज्म के द्वारा अगर ये सब सारी कुछ डाटा दिया रहेगा, उसमें कहेगा इस प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में फाइंड आउट करिए। तो जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना होगा, मैं मेरे पास डाटा के गाड़ी बचा जो रहेगा, मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा। नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। इस फॉर्मूले का नाम क्या बच्चा, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा, फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इस फॉर्मूले से बच्चा हम क्या सीखेंगे, इस फॉर्मूले से ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करेंगे। और अफेक्ट करने के बाद उसको मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा। और डेल्टा आई कर्व के बारे में जो प्रैक्टिकल, ये 12th के प्रैक्टिकल में भी रहता है, और 10th में भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है इस बच्चा। 12th का इसमें एक्सपेरिमेंट भी है, आप देखोगे सेक्शन बी वाले सीबीएसई वाले में, तो उसमें आप उसको एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, वहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना रहेगा बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।